साल 1983। मतलब सोचिए, वॉल स्ट्रीट का एक बहुत बड़ा दिग्गज है जिसने बाजार से करोड़ों रुपए कमाए हैं। और वो सड़क से बिल्कुल अनजान लोगों के एक एक छोटे से समूह को उठाता है। बिल्कुल रैंडम लोग। हाँ, और इस समूह में कोई अर्थशास्त्री नहीं था। इनमें एक पियानो बजाने वाला था, एक डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम खेलने वाला इंसान था और एक ताश के पत्तों का ब्लैक जैक खिलाड़ी था। हाँ, जो कि बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है। बहुत अजीब। और उस दिग्गज ने इन लोगों को सिर्फ 14 दिन, हाँ सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और फिर उनके हाथों में अपने खुद के लाखों डॉलर थमा दिए। और नतीजा, अगले कुछ ही वर्षों में इस अजीबोगरीब समूह ने 175 मिलियन डॉलर का भारी भरकम मुनाफा कमाया। और पता, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मतलब ये शेयर बाजार के इतिहास का शायद सबसे चौंकाने वाला और सबसे अच्छे से दस्तावेजीकृत प्रयोग है। बिल्कुल। एक ऐसा प्रयोग जिसने सदियां पुरानी बहस को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया कि क्या कोई विशेषज्ञ पैदा होता है या उसे बनाया जा सकता है। और स्रोतों की आज की इस गहराई भरी चर्चा में ना, हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे किसी खजाने से कम नहीं है। हम माइकल कोवल की बेस्ट सेलर किताब द कंप्लीट टोटल ट्रेडर, कुछ बहुत ही दुर्लभ ट्रेडिंग मैनुअल्स और खुद एक टर्टल ट्रेडर रहे कर्टिस फेथ द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल टोटल रूल्स के PDF दस्तावेजों को डिकोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही खोजना है कि उन 14 दिनों के बंद कमरों में आखिर ऐसा क्या सिखाया गया था जिसने आम इंसानों को फिनेंस की दुनिया के सबसे खूंखार शिकारियों में बदल दिया। देखिए, इस पूरी घटना को समझने के लिए ना, हमें उस दौर के 2 सबसे बड़े ट्रेडर्स के बीच के वैचारिक टकराव को समझना होगा। अच्छा। शिकागो के ट्रेडिंग जगत में रिचर्ड डेनिस और विलियम इखार्ड बहुत बड़े नाम थे। रिचर्ड डेनिस ने कुछ $100 से शुरुआत करके करीब $200 मिलियन की संपत्ति बनाई थी। और डेनिस का मजबूती से मानना था कि ट्रेडिंग का हुनर, या यूं कहें कि एक सफल मानसिकता, किसी भी इंसान को सिखाई जा सकती है। लेकिन उनके पार्टनर एकार्ट इस बात से बिल्कुल असहमत थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब उनका मानना था कि ये एक छठी इंद्रिय है, एक जन्मजात गिफ्ट है जिसे आप किसी के दिमाग में इंजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कोई इंसान या तो जन्म से गणित का जीनियस होता है या नहीं होता। सही कहा। एकार्ट का तर्क वही था जो दुनिया की 90% आबादी मानती है कि महानता DNA में होती है। लेकिन डेनिस इस बात को गलत साबित करना चाहते थे। हाल ही में ना, सिंगापुर की एक यात्रा के दौरान डेनिस ने एक फार्म देखा था जहां कछुओं को, यानी टर्टल्स को, बड़े पैमाने पर पाला जा रहा था। ओह, तो नाम वहां से आया। बिल्कुल, वहीं से उन्हें एक शानदार विचार आया और उन्होंने एक हार्ट से कहा, हम ट्रेडर्स को वैसे ही उगाएंगे जैसे वे सिंगापुर में कछुए उगाते हैं। और बस इसी एक वाक्य से टर्टल ट्रेडर्स का जन्म हुआ। मतलब सोच कर ही कितनी हैरानी होती है। तो इस वैचारिक बहस को सुलझाने के लिए उन्होंने बाकायदा अखबारों में एक विज्ञापन निकाला। कल्पना की जा सकती है कि 1980 के दशक में जब ये विज्ञापन छपा होगा कि एक मशहूर करोड़पति लोगों को ट्रेडिंग सिखाना चाहता है, तो कैसा हंगामा हुआ होगा। अरे, बहुत बड़ा हंगामा था। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। हाँ, और चुनाव प्रक्रिया के बाद उन्होंने सिर्फ 10 से 13 लोगों का एक समूह चुना। यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है इन चुने गए लोगों की पृष्ठभूमि। मतलब ये वॉल स्ट्रीट के सूट बूट वाले MBA ग्रेजुएट्स नहीं थे। नहीं, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। रिचर्ड डेनिस ने उम्मीदवारों को एक ट्रू फॉल्स सवालों की परीक्षा दी थी। वे ऐसे लोगों को खोज रहे थे जो संभावनाओं, मतलब प्रोबेबिलिटीज और जोखिम को समझते हों, न कि अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र नहीं, गणित। हाँ, इसीलिए उन्होंने एक चेक राज्य के ब्लैक जैक खिलाड़ी को चुना, क्योंकि ये कार्ड काउंटर ये समझता है कि उसे हर हाथ नहीं जीतना है, बल्कि जब संभावनाएं उसके पक्ष में हो तब दांव बड़ा करना है। अच्छा, और वो जो गेम डिजाइनर था? हाँ, एक डंगॉन्स एंड ड्रैगन्स गेम डिजाइनर को इसलिए चुना गया क्योंकि वो गणितीय संभावनाओं और नियमों की दुनिया में सोचता था। यार, ये तो हॉलीवुड की किसी फिल्म जैसा लगता है जहां बैंक लूटने के लिए अलग अलग अजीबोगरीब हुनर वाले लोगों को एक टीम में शामिल किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बात खटकती है। मतलब मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब आउटलायर्स का वो बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि किसी भी कौशल में मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे के कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है। हाँ, 10,000 घंटे का रूल। हाँ,
और यहाँ हम सुन रहे हैं कि ट्रेनिंग सिर्फ 2 हफ्ते चली, मतलब 10,000 घंटे बनाम सिर्फ 14 दिन। ये कैसे संभव है? उन 2 हफ्तों में उन्होंने ऐसा क्या जादू सिखा दिया? देखिए, असली जादू कोई गुप्त फॉर्मूला या जादुई मंत्र नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक पूरी तरह से नई विचार प्रक्रिया थी। उन 14 दिनों में रिचर्ड डेनिस ने उन टर्टल्स के दिमाग से इंसानी भावनाओं को निकालकर वहां एक ट्रेंड फॉलोइंग मशीन फिट कर दी थी। ट्रेंड फॉलोइंग मशीन? हाँ, ट्रेंड फॉलोइंग का मूल सिद्धांत बहुत सरल है, लेकिन इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बाजार कल कहाँ जाएगा या अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार की भविष्यवाणी मत करो, बल्कि बाजार जो कर रहा है उस पर सिर्फ प्रतिक्रिया दो। रुकिए, यहाँ थोड़ा और गहराई में जाते हैं, क्योंकि अक्सर शेयर बाजार की दुनिया में ये माना जाता है कि सबसे बड़ा रहस्य ये जानना है कि क्या खरीदे और कब खरीदे। एंट्री पॉइंट। हाँ, लोग हर समय न्यूज़ चैनलों पर यही पूछते रहते हैं कि एंट्री कहाँ करनी है। हाँ। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि टर्टल ट्रेनिंग में उन्हें कोई खास एंट्री पॉइंट खोजना सिखाया गया था? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। टर्टल ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम था, मतलब कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम। अच्छा। आम इंसान सिर्फ एंट्री पर अटका रहता है, लेकिन टर्टल्स के सिस्टम में 6 मुख्य घटक थे: मार्केट, पोजीशन साइजिंग, एंट्री, स्टॉप्स, एग्जिट और टैक्टिक्स। तो एंट्री सिर्फ एक हिस्सा था? हाँ, और मजे की बात यह है कि एंट्री इन सब में सबसे कम महत्वपूर्ण थी। क्या? सबसे कम महत्वपूर्ण? तो फिर वे एंट्री का फैसला कैसे लेते थे? मतलब अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थी। वे बहुत ही साधारण 20 दिन या 55 दिन के ब्रेकआउट नियमों का इस्तेमाल करते थे। 20 दिन का ब्रेकआउट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई कमोडिटी, मान लीजिए सोना या कॉफी, अपने पिछले 20 दिनों की सबसे ऊंची कीमत को पार कर जाती है, तो उसे खरीद लो, बस। कोई जटिल विश्लेषण नहीं। हाँ, 20 दिन का समय इसलिए चुना गया था क्योंकि अगर कोई चीज 20 दिन के दायरे को तोड़कर बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब है कि बाजार में एक नई लहर या नया मोमेंटम शुरू हो रहा है। एंट्री सिर्फ उस लहर पर सर्फ बोर्ड रखने का काम थी। असली खेल उसके बाद शुरू होता था। मतलब अगर एंट्री इतनी साधारण थी कि कोई भी 20 दिन का हाई देखकर खरीद सकता है, तो फिर रहस्य क्या था? क्या चीज थी जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर रही थी? वो रहस्य था जोखिम प्रबंधन, या कहें रिस्क मैनेजमेंट। और यहीं पर हमारे स्रोत टर्टल प्रणाली के सबसे तकनीकी और सबसे खूबसूरत गणितीय सिद्धांत को सामने लाते हैं, जिसे उन्होंने एन नाम दिया। एन? हाँ, एन असल में एवरेज ट्रू रेंज या एटीआर का ही एक रूप था। ये बाजार के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी को मापने का एक तरीका था। ये समझना टर्टल्स की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। अच्छा, इसे किसी आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान कार चला रहा है। अगर बाहर मौसम बहुत खराब है, भारी बारिश हो रही है और सड़क पर बहुत फिसलन है, यानी बाजार में बहुत ज्यादा उथल-पुथल है, हाई वॉलेटिलिटी। बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से वो इंसान क्या करेगा? वो कार की गति धीमी कर देगा ताकि जोखिम कम हो सके। लेकिन अगर मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली है और सामने एक चौड़ी खाली सड़क है, यानी बाजार बहुत शांत है, तो वो कार की गति बढ़ा सकता है। क्या टर्टल सिस्टम में एन यही काम करता था? ये बहुत ही सटीक तुलना है। टर्टल सिस्टम में एन या वॉलेटिलिटी ही ये तय करती थी कि किसी भी ट्रेड में कितनी यूनिट्स या शेयर खरीदे जाएंगे। इसे पोजीशन साइजिंग कहते हैं। ओके। इसे थोड़ा गणितीय नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए एक टर्टल ट्रेडर के पास $1 लाख का अकाउंट है। डेनिस का सख्त नियम था कि किसी भी एक ट्रेड में अकाउंट का 1% से ज्यादा जोखिम नहीं लिया जाएगा। मतलब हर ट्रेड पर अधिकतम नुकसान सिर्फ $1,000 का हो सकता है। एकदम सही। ठीक है, हर ट्रेड पर जोखिम बराबर है, लेकिन अलग-अलग बाजार तो अलग-अलग तरीके से चलते हैं ना? बिल्कुल, और यहीं एन का काम शुरू होता है। मान लीजिए मक्के का बाजार बहुत धीमा है, वो दिन भर में सिर्फ $10 ऊपर नीचे होता है। ये एक साफ मौसम वाली खाली सड़क है, तो टर्टल ज्यादा मक्का खरीदेगा क्योंकि वहां जोखिम कम है। समझ गई। वहीं दूसरी तरफ चांदी या कच्चा तेल एक ही दिन में $100 ऊपर नीचे हो सकता है। ये भारी बारिश वाली सड़क है। चूंकि यहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा है, टर्टल कच्चे तेल के बहुत कम अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदेगा। तो असल में ये सिस्टम क्या कर रहा है? ये सोने, चांदी, कॉफी, जापानी मुद्रा, हर चीज के उतार चढ़ाव को एक समान स्तर पर ला रहा है। सही कहा।
इस एन प्रणाली ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देना। जब एक ट्रेडर को ये पता होता है कि चाहे वो बाजार का सबसे अस्थिर सौदा ही क्यों न कर रहा हो, अगर वो गलत साबित हुआ तो उसे उसके कुल पैसे का सिर्फ 1% ही नुकसान होगा। तो डर खत्म हो गया। बिल्कुल। इससे जो एक चीज बाजार से गायब हो जाती है वो है डर। वॉलेटिलिटी के आधार पर अपनी गति कम या ज्यादा करके उन्होंने डर को हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर कर दिया था। डर को सिस्टम से बाहर कर देना सुनने में बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन जैसे ही हम स्रोतों के अगले हिस्से पर आते हैं जो अनुशासन और मनोविज्ञान के बारे में है, तो पता चलता है कि डर को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। टर्टल्स के कुछ नियम बहुत ही अजीब और आक्रामक थे। जैसे कि एक नियम था जीतने वाले ट्रेड में और पैसे डालना। आमतौर पे जब किसी को थोड़ा मुनाफा होता है तो वो उसे लेकर भाग जाना चाहता है, लेकिन टर्टल्स को क्या सिखाया गया था? टर्टल्स को सिखाया गया था कि जैसे जैसे कीमत उनके पक्ष में बढ़ती हैं, वे उस दांव को और बड़ा करेंगे। इसे पिरामिडिंग कहा जाता था। पिरामिडिंग? हाँ, वे शुरुआत अपने खाते के सिर्फ 0.5% जोखिम से करते थे। अगर कीमत ऊपर गई तो वे और खरीदते थे और जोखिम को बढ़ाकर 1%, फिर 1.5% और अधिकतम 2% तक ले जाते थे। मतलब जब जीत रहे हो तो और आक्रामक हो जाओ। हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि बड़े मुनाफे सिर्फ तभी बनते हैं जब बाजार एक बहुत बड़े रुझान में हो, और जब वो लहर चल रही हो तो उस पर पूरी ताकत से सवार होना जरूरी है। इसके साथ ही स्रोतों में सहसंबंध बाजारों मतलब कोरिलेटेड मार्केट्स को लेकर भी एक बहुत कड़ा नियम बताया गया है। जैसे अगर कोई इंसान एक साथ हीटिंग ऑयल, कच्चा तेल और गैसोलीन पर दांव लगा रहा है तो उसे लग सकता है कि उसने अपने निवेश को अलग अलग जगह बांट दिया है, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। हाँ, लेकिन टर्टल सिस्टम सिखाता है कि ये सभी ऊर्जा के ही बाजार हैं, ये एक ही दिशा में चलेंगे। तो असल में वो इंसान अलग अलग दांव नहीं लगा रहा, बल्कि एक ही दिशा में बहुत बड़ा और खतरनाक जोखिम ले रहा है। सिस्टम ने उन्हें इन सहसंबंधों को पहचानकर जोखिम को सीमित करना सिखाया। और यही बात इस प्रयोग के सबसे दिलचस्प सवाल को जन्म देती है। टर्टल्स को सब कुछ सिखा दिया गया था, नियम स्पष्ट थे, गणित स्पष्ट था, वोलेटिलिटी और जोखिम प्रबंधन का फॉर्मूला उन्हें दे दिया गया था। हाँ, तो फिर इस प्रोग्राम से कुछ टर्टल्स को बाहर क्यों निकाल दिया गया? मतलब अगर ये सिर्फ एक फॉर्मूला था और उन सभी के पास वो फॉर्मूला था, तो रिचर्ड डेनिस ने कुछ लोगों को फेल क्यों कर दिया? वे विफल क्यों हुए? ये टर्टल ट्रेडिंग का सबसे गहरा और मनोवैज्ञानिक हिस्सा है, और इसका जवाब छुपा है उनकी एग्जिट रणनीति की क्रूर वास्तविकता में। एग्जिट? हाँ, किसी भी ट्रेड में घुसना बहुत आसान है, लेकिन वहां से बाहर कब निकलना है, ये किसी इंसान की मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। टर्टल्स का एग्जिट नियम 10 दिन या 20 दिन का लो होता था। इसका क्या मतलब हुआ? यानी वे किसी ट्रेड से तब तक बाहर नहीं निकल सकते थे जब तक कि वो कमोडिटी अपने पिछले 10 या 20 दिनों की सबसे निचली कीमत को न छू ले। तो इसका मतलब है कि उन्हें मुनाफा वसूली करने की, प्रॉफिट बुकिंग करने की सख्त मनाही थी जब तक कि सिस्टम उन्हें ऐसा करने के लिए ना कहे। बिल्कुल। इसे इंसान के नजरिए से सोचकर देखिए। मान लीजिए किसी टर्टल ने एक ट्रेंड पकड़ा है और उसका $1 लाख का निवेश बढ़कर $5 लाख हो गया है। वाओ! वो भारी मुनाफे में है, लेकिन फिर बाजार पलटने लगता है। 5 लाख गिरकर 4 लाख हो जाता है, फिर 3 लाख हो जाता है। ओह गॉड! इंसान का दिमाग चीखने लगता है कि पैसा निकाल लो, जो बचा उसे बचा लो। लेकिन टर्टल सिस्टम कहता है कि नहीं, अभी 20 दिन का लो नहीं टूटा है, तुम्हें वहीं बैठे रहना है। उफ, ये तो किसी मानसिक यातना जैसा है। मतलब ये तो वैसा ही है कि कोई किसी के पास एक लॉटरी का टिकट है जो 10 लाख का है, लेकिन नियम कहते हैं कि वो इंसान उसे तब तक भुना नहीं सकता जब तक वो पुरस्कार राशि घटकर 3 लाख की ना रह जाए, और अगर वो इंसान बीच में उसे भुनाने की कोशिश करता है तो वो नियम तोड़ रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, और यही वो बिंदु था जहां कुछ टर्टल्स टूट गए। ट्रेंड फॉलोइंग का गणित ही ऐसा है कि इसमें आपके 60% से 70% ट्रेड नुकसान में जाएंगे। 70%? हाँ, ये इंसान के अहंकार के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। ज्यादातर समय आप गलत साबित हो रहे हैं। सारा का सारा मुनाफा सिर्फ उन 2-3 बड़े ट्रेंड से आता है जो महीनों तक चलते हैं और भारी पैसा बनाते हैं। लेकिन उन 2-3 बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए आपको दर्जनों छोटे नुकसान बर्दाश्त करने होते हैं और अपने कमाए हुए भारी मुनाफे को पिघलते हुए देखने की हिम्मत रखनी होती है। तो जिन लोगों को निकाला गया वे वो लोग थे जो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। सही कहा। जिन लोगों ने अपने अहंकार और डर को नियमों पर हावी होने दिया, वे फेल हो गए।
उन्हें लगा कि वे सिस्टम से ज्यादा चतुर हैं। उन्होंने जल्दी मुनाफा निकाल लिया या नुकसान वाले ट्रेड को उम्मीद में पकड़े रखा। और जो सफल हुए? इसके उलट कर्टिस फेथ, जो उस समय सिर्फ 19 साल के थे, समूह में सबसे कम उम्र के, उन्होंने इस प्रोग्राम के दौरान अकेले $30 मिलियन कमाए। 19 साल की उम्र में 30 मिलियन? हाँ। कर्टिस और अन्य सफल टर्टल्स में जो बात कॉमन थी वो थी नियमों का अंधा, मशीनी और अडिग पालन। कर्टिस ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई विश्लेषण नहीं किया। जब सिस्टम ने कहा खरीदो, उसने खरीदा। जब सिस्टम ने कहा बैठे रहो, वो बैठा रहा, चाहे कितना भी पैसा क्यों न दांव पर लगाओ। ये सच में अद्भुत है। मतलब सफलता इस बात पे निर्भर ही नहीं कर रही थी कि कौन कितना ज्यादा बुद्धिमान है या कौन बाजार को कितनी अच्छी तरह समझता है। सफलता पूरी तरह से इस बात पे निर्भर थी कि कौन इंसानियत की सबसे गहरी भावनाओं, डर, लालच और अहंकार को एक बॉक्स में बंद करके एक उबाऊ और मशीनी प्रक्रिया पर विश्वास कर सकता है। बिल्कुल। ऐसे विचार किया है कि क्या ये टर्टल फॉर्मूला आज के आधुनिक बाजार में लागू होता है? मतलब कोई भी सोच रहा होगा कि क्या आज 2026 में कोई इंसान इन PDF नियमों को डाउनलोड करके करोड़पति बन सकता है? आज के बाजार में ये उतना सीधा नहीं है। बाजार का ढांचा काफी बदल चुका है। कैसे? आज हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मिली सेकेंड्स में फैसला लेते हैं। इन मशीनों ने बाजार को बहुत ज्यादा कुशल बना दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान आज बिल्कुल वही पुराना 20 डेज का ब्रेकआउट नियम आंख बंद करके लगाएगा, तो शायद एल्गोरिदम्स उसे बहुत जल्दी शिकार बना लें और वैसा भारी मुनाफा ना मिले। अगर बाजार इतना बदल चुका है और भावना रहित मशीनें आज ट्रेडिंग कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि टर्टल्स का पूरा दर्शन आज बेकार हो चुका है? क्या उन ऐतिहासिक नियमों का अब कोई मोल नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रणनीतियां पुरानी पड़ सकती हैं, लेकिन मूल सिद्धांत आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। जैसे वोलेटिलिटी के आधार पर अपने दांव का आकार तय करना, जो एन प्रणाली थी, नुकसान को तुरंत काटना और उसे बढ़ने ना देना, विविधीकरण का महत्व, और सबसे बढ़कर अपने फैसलों से भावनाओं को बाहर रखना। दुनिया का हर सफल हेज फंड या क्वांट ट्रेडिंग फर्म आज भी इन्हीं मूल सिद्धांतों की नींव पर खड़ा है। उपकरण और फॉर्मूले बदल गए हैं, लेकिन बाजार में इंसान का लालच और डर आज भी वही है जो 1980 में था या 1920 में था। तो अगर हम टर्टल ट्रेडर्स के इस पूरे ऐतिहासिक प्रयोग का सार निकालें, तो असली सबक ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक 20 दिन का हाई बना रहा है या कमोडिटी मार्केट कैसे काम करता है। असली सबक बहुत गहरा और व्यक्तिगत है। बिल्कुल, ये इस बारे में है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। जब हम अपने फैसलों से भावनाओं को हटा देते हैं, अपने अहंकार को किनारे रख देते हैं और एक सुविचारित तार्किक प्रणाली पर भरोसा करते हैं, तो आम लोग भी असाधारण नतीजे हासिल कर सकते हैं। रिचर्ड डेनिस ने सच में साबित कर दिया कि महानता हमेशा पैदाइशी नहीं होती, उसे अनुशासन की भट्टी में तपाकर बनाया जा सकता है। अनुशासन और उस प्रणाली पर अटूट विश्वास, खासकर तब जब चीजें आपके खिलाफ जा रही हों और दर्द असहनीय हो। यही वो लक्ष्मण रेखा है जो एक साधारण इंसान को टर्टल ट्रेडर जैसे महानायक में बदलती है। और यहीं पर हम स्रोतों के आधार पर एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस गहन चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जरा इस बारे में सोचिए, यदि केवल अपनी भावनाओं को अलग रखकर और एक सख्त गणितीय नियम प्रणाली का अंधा पालन करके कुछ अनुभवहीन लोग लाखों करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं, तो हमारी जिंदगी के ऐसे कौन से दूसरे जटिल फैसले हैं जहां हम लगातार गलतियां कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। चाहे वो कोई करियर चुनना हो, किसी व्यवसाय में निवेश करना हो, या यहाँ तक कि अपना जीवन साथी चुनना हो, ऐसे कौन से मोड़ है जहां इंसान अपनी सहज वृत्ति या गट फीलिंग के नाम पर अपनी भावनाओं के हाथों बेवकूफ बन रहा है, जहां हमें लगता है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन जहां असल में हमें अपनी भावनाओं को हटाकर एक बहुत ही उबाऊ तार्किक टर्टल सिस्टम की आवश्यकता है। सही बात है। शायद हम सभी के अंदर कुछ असाधारण करने की क्षमता छिपी है, बस हमें उस जन्मजात प्रतिभा वाले भ्रम से बाहर निकलकर एक सही प्रणाली और कड़े अनुशासन को अपनाना होगा। आज की इस रोमांचक और गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतरने के लिए।